हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हम इस टाइम पे डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट में हमारा चल रहा है चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इसमें हम अभी कंटिन्यू करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के ही क्वेश्चन। तो हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिया है। चलिए हम देखते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन को। तो आज है हमारा पहला क्वेश्चन कि माता की रक्त धारा से गर्भ को अलग करने वाला अंग होता है, कौन सा होता है? अंडाणु होता है, नाभि नाड़ी होती है, गर्भाशय होता है या खेड़ी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो खेड़ी होती है। माता की रक्त धारा से गर्भ को अलग करने वाला अंग खेड़ी होती है। खेड़ी मतलब कि जो प्लेसेंटा होता है। भ्रूण में ये जो आपका प्लेसेंटा हो गया, आहार नाल हो गया और उत्प झिल्ली हो गई, इन सब का निर्माण हो जाता है। तो इससे क्या होता है, शिशु को पोषण मिलता है और उसकी रक्षा भी होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्न पर विचार कीजिए और सही उत्तर को चुनिए। पहला है आपका, पहला जो ऑप्शन दिया गया है, पहला कथन है कि प्रसव के पश्चात प्रथम 3 दिन तक स्रावित होने वाला तरल कोलेस्ट्रम कहलाता है। मतलब कि इसमें थोड़ा कट पीट करके दिया गया है। आपको ये बताना है कि प्रसव के बाद प्रथम 3 दिन तक माँ के स्तनों से स्रावित होने वाला गाढ़ा पीला तरल पदार्थ जो होता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। और दूसरा कथन जो है, इसमें प्रोटीन मतलब जो कोलेस्ट्रम होता है, कोलेस्ट्रम में प्रोटीन की उच्च मात्रा होने के कारण ग्लोब्युलिन की उपस्थित होती है। क्या ये दोनों कथन सत्य हैं या पहला ही कथन सत्य है या दूसरा ही कथन सत्य है या दोनों कथन आपके सत्य हैं या इनमें से कोई नहीं, मतलब कि ए और बी दोनों कोई नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सत्य हैं। तो जो प्रथम 3 दिन माँ के स्तनों से गाढ़ा पीला पदार्थ निकलता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, और कोलेस्ट्रम में प्रोटीन की उच्च मात्रा होने के कारण ग्लोबुलिन की उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, अस्पताल में प्रसव कराने से क्या हानि होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है, नर्स की अत्यधिक व्यस्तता से ठीक से प्रसूता की देखभाल नहीं हो पाती है। दूसरा ऑप्शन है, पैसा भी बहुत खर्चा होता है। तीसरा है, सदस्यों की भाग दौड़ अधिक हो जाती है। और चौथा है आपका उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आपको पता है कि जो अस्पताल होते हैं, अस्पतालों में नर्सों की व्यस्तता जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे क्या होता है, प्रसूता की देखभाल अच्छे से नहीं हो पाती है। और अस्पताल के खर्चे बहुत होते हैं, बहुत महँगे होते हैं यहाँ के इलाज। तो जो व्यक्ति होता है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत ही असहज स्थिति हो जाती है, तो उसका पैसा भी बहुत खर्चा होता है। सदस्यों की भाग-दौड़ अधिक होती है, क्योंकि अस्पताल अगर घर से काफ़ी दूर है, तो क्या होगा, तो घर के जो सदस्य होंगे उनकी भाग-दौड़ भी अधिक करनी होगी। और क्या हो सकता है कि अस्पताल में जो है विशेषज्ञों की जो है स्टाफ जो है, विशेषज्ञ जो हैं उनकी कमी है, तब भी वहाँ पे समस्या हो जाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका, ये सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्राकृतिक प्रसव को कहते हैं, प्राकृतिक प्रसव को और क्या कहते हैं? स्वाभाविक प्रसव बोलते हैं, कृत्रिम प्रसव बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल प्रसव बोलते हैं या जटिल प्रसव बोलते हैं? तो जो प्राकृतिक प्रसव होता है उसको हम स्वाभाविक प्रसव भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, प्रसव के बाद 2 से 3 दिन तक जो पीला गाढ़ा तरल पदार्थ स्तन से स्रावित होता है वह होता है, क्या होता है वो? दूध होता है, स्टेरॉइड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है या कोलेस्ट्रम होता है? तो हमने अभी दूसरे क्वेश्चन में ही देखा था कि प्रसव के पश्चात जो 3 दिन तक गाढ़ा पीला पदार्थ निकलता है उसको बोलते हैं हम कोलेस्ट्रम। ठीक। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, भ्रूण में पहले नितंब आना, उसके बाद टांगे आना और बाहें, अंत में सर आना, यह कैसी स्थिति है?
आपको पता है जो सामान्य बच्चे होते हैं, जो जन्मे होते हैं, सामान्य जन्मे भ्रूण होते हैं, उनमें सबसे पहले सिर आता है, फिर उसके बाद बाहें, उसके बाद टाँगे, ऐसे मतलब इसका उल्टा है। तो ये जो आपका पहले नितंब आ रहा है, फिर टाँगे आ रही हैं, फिर बाहें, अंत में सिर आ रहा है, इसको हम कहते हैं ब्रीच जन्म, ठीक? क्या बोलते हैं इसको? इसको ब्रीच जन्म बोलते हैं। आपने सुना होगा ना कि कभी-कभी गाँव में बोलते हैं कि ये उल्टा पैदा हुआ था। तो बस यही उल्टा पैदा होने की यही स्थिति होती है कि पहले जो है नितंब आता है, उसके बाद टाँगे, बाहें और अंत में सिर आता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, प्रसव के बाद की अवधि डॉट 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 और दुग्धपान है। मतलब कि प्रसव के बाद की अवधि को क्या कहते हैं? प्रीपार्टम बोलते हैं, पोस्टपार्टम बोलते हैं, प्रसव बोलते हैं, परिपक्वता बोलते हैं। तो इसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन कभी नहीं आता है, तो आप ऑप्शन को हटाने की कोशिश किया कीजिए। जैसे ये है आपका, ये नीचे वाला 2 ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो अपने आप ही हट जाएगा। क्योंकि परिपक्वता तो कह नहीं सकते हैं, प्रसव भी तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये प्रसव के बाद की अवधि है। तो प्रीपार्टम हो सकता है या पोस्टपार्टम हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोस्टपार्टम। प्री का मतलब पहले होता है और पोस्ट का मतलब बाद होता है। तो यहाँ से भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, शिशु के जन्म के बाद के 15 से 30 मिनट का समय कहलाता है। मतलब शिशु के जन्म के बाद जो 15 से 30 मिनट का समय होता है, उसको क्या बोलते हैं? पार्चूनेट बोलते हैं, नव शिशु बोलते हैं, नियोनेट बोलते हैं या प्रसव बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि उसको पार्चूनेट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, नवजात शिशु का औसत भार कितना होता है? तो जो एक नवजात शिशु होता है उसका औसत भार कितना होता है? 6.5 पाउंड, 7.5 पाउंड, 8.5 पाउंड, 9.5 पाउंड। तो आपको पता है जो एक नवजात शिशु होता है उसका वजन जो होता है, सॉरी वजन नहीं, औसत भार, यहाँ पर औसत वजन पूछा गया है। तो जो उसका औसत भार होता है वो 6 से 8 पाउंड तक होता है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, उसका जो यहाँ पे वजन लिया जाएगा वो 7.5 पाउंड लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अपरिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका वजन इससे कम होता है। मतलब अपरिपक्व शिशु किसे बोलेंगे? जो 2 किलोग्राम से कम होता है, या जो 3.5 किलोग्राम से कम होता है, या जो 4 किलोग्राम से कम होता है, या जो 5 किलोग्राम से कम होता है। तो अपरिपक्व शिशु वो कहलाते हैं जिनका वजन 2 किलोग्राम से कम होता है, या यहाँ पे सिर्फ 2 दिया गया है, 2.5 होता तब भी हम उनको क्या बोलते हैं? अपरिपक्व शिशु ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, नाल छेदन के समय गर्भनाल को शिशु की नाभि से कितने इंच की दूरी पर बांधा जाता है? तो 1 इंच पर, 2 इंच पर, 3 इंच पर, 4 इंच पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 इंच पर। नाल छेदन के समय गर्भनाल को शिशु की नाभि से 4 इंच की दूरी पर बांधा जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटा जाता है? प्रसव के बाद शिशु की नाल जो होती है उसको कब काटा जाता है? 2 घंटे बाद काटा जाता है, जब उसमें स्पंदन रुके तब काटा जाता है, तत्काल काट दिया जाता है, या जब चाहे तब काटा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है कि जब उसमें स्पंदन रुके, मतलब प्रसव के थोड़ी देर बाद जब उसमें स्पंद रुक जाता है तब इसे नाभि से थोड़ी दूरी पर काट दिया जाता है। ये जो काटा जाता है इसको थोड़ी 8 से 10 दिन में अपने आप ये सूख कर अलग हो जाता है। आपने देखा होगा जो नवजात शिशु आता है घर पे, जब उसे देखते हैं हम, तो उसकी नाभि में एक करीब इतना बड़ा क्या होता है, ऐसे ही नाड़ी, उसकी नाल बोलते हैं। तो जो नाल होती है उसको काट कर बांध दिया जाता है। जब इसे काट कर बांध दिया जाता है तो 8 से 10 दिन में ये अपने आप जो है अलग हो जाता है। ठीक, यही जो है माँ को गर्भ, यही जो होता है माँ और बच्चे को जोड़ता है। जब यही काट दिया जाता है तो माँ और बच्चे जो है अलग अलग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है,
प्रसव के बाद स्त्री को निम्न में से क्या करना चाहिए? इसमें से स्त्री को प्रसव के बाद क्या करना चाहिए? ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। दूसरा है ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। तीसरा है मालिश करवानी चाहिए और चौथा आ जाता है आराम करना चाहिए। तो प्रसव के बाद स्त्री को ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है। प्रथम 4 सप्ताह या 1 माह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण क्या हो सकता है? श्वासावरोध हो सकता है, जन्मजात असामान्यताएं हो सकती हैं, अपूर्णकालिकता हो सकती है, इनमें से सही। तो इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मतलब इनमें से सभी। तो जो 1 माह या 4 सप्ताह में शिशु की मृत्यु होती है उसके कारण कई हो सकते हैं। श्वासावरोध भी हो सकता है, जन्मजात असामान्यताएं भी हो सकती हैं, अपूर्णकालिकता मतलब जो 9 महीने का टाइम होता है उससे पहले जो बच्चे हो जाते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा रक्षार्थ पदार्थ रहता है? पतला चिकना, मोम सादृश चिकना पदार्थ होता है, पानी जैसा ठंडा और पतला, कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि गर्भ में शिशु के शरीर पर सफेद रंग का मोम जैसा चिकना पदार्थ होता है। और ये चिकना पदार्थ क्या करता है? ये चिकना पदार्थ जो गर्भस्थ शिशु होता है उसकी रक्षा करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है अब। अगला क्वेश्चन है, किस उम्र के बच्चे के लिए नवजात शब्द का प्रयोग किया जाता है? मतलब किस उम्र के बच्चे के लिए नवजात शब्द को प्रयुक्त किया जाता है? पहला आ जाता है 6 सप्ताह से 1 वर्ष तक के बच्चे के लिए, या जन्म से 4 सप्ताह तक के बच्चे के लिए, जन्म से 1 सप्ताह तक के 1 वर्ष के बच्चे के लिए, या जन्म से 2 वर्ष के बच्चों के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि नवजात शिशु का प्रयोग जो किया जाता है वो जन्म से 2 वर्ष के बच्चे के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, सामान्यतः नवजात शिशु कितने घंटे की नींद लेता है? जो नवजात शिशु होता है वो कितने घंटे की नींद लेता है? 20 घंटे की लेता है, 13 घंटे की लेता है, 7 घंटे की लेता है, या 4 घंटे की लेता है? तो जो नवजात शिशु होता है वो 20 घंटे की नींद लेता है। देखेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा सोते हैं, कम से कम 20 घंटे वो सोते हैं। जब वो 3 माह के हो जाते हैं, 3 महीने के हो जाते हैं तो लगभग वो 19 घंटे सोते हैं। फिर 6 महीने के हो जाते हैं तो 18 घंटे तक सोते हैं। फिर उसके बाद 12 माह के हो जाते हैं, मतलब 1 साल के हो जाते हैं, वो लगभग 16 घंटे तक सोते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, WHO के अनुसार। WHO के अनुसार जो नवजात शिशु होते हैं, नवजात शिशु को स्नान करवाने के बारे में क्या सही कथन है? मतलब कि WHO के अनुसार नवजात शिशु को स्नान कब करवाना चाहिए? पहला ऑप्शन है जन्म के तुरंत बाद करवाना चाहिए, जन्म के कम से कम 6 घंटे बाद करवाना चाहिए, जन्म के 1 सप्ताह बाद करवाना चाहिए, या केवल 48 घंटे बाद करवाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो WHO के अनुसार बच्चे को स्नान, मतलब जो नवजात शिशु है उसको स्नान करवाने के लिए जन्म से कम 6 घंटे बाद ही स्नान करवाना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये सही हो जाएगा। तो आपको बताना है कि WHO की स्थापना कब हुई, एक तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब हुई, और दूसरा बताना है कि भारत में इसकी स्थापना कब हुई, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। ये 3 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, सिर और शिशुओं के शरीर के बीच का अनुपात होता है, कितना होता है? 1:7 होता है, 1:4 होता है, 1:3 होता है, 1:9 होता है। तो जो बच्चे होते हैं सिर और शिशुओं के शरीर के बीच का अनुपात जो होता है वो 1:4 होता है। लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनका अनुपात 1:7 हो जाता है।
तो यहाँ के लिए आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है, मतलब कि 1:4 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, संस्थाएं जो 2 से कम उम्र के बच्चे की देखभाल और संरक्षता करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्रेच बोलते हैं, बालवाड़ी बोलते हैं, शिशु स्कूल बोलते हैं या रिमांडर घर बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वे संस्थाएं जो छोटे बच्चे मतलब 2 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको जो है बोलते हैं क्रेच। अब ये क्रेच में लोग अपने बच्चों को क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि आपको पता है कि आजकल हर कोई जो है जॉब करना चाहता है। तो जो माँ-बाप होते हैं वो अपनी रोज़ी-रोटी कमाने के लिए कहीं न कहीं कार्य करते हैं। तो जब कार्य करते हैं अगर घर में कोई देखभाल के लिए नहीं है, तो क्या होगा? तो उनके बच्चों की देखभाल कौन करेगा? तो ऐसे में जो है सरकार द्वारा कुछ योजनाएँ चलाई गईं। जो ये आपका क्रेच है, क्रेच क्या करता है 1 से 3 वर्ष के शिशुओं की देख-रेख के लिए एक सार्वजनिक संस्था है। यहाँ पर शिशुओं का जो है पालन-पोषण किया जाता है। और इनके जो माता-पिता होते हैं ये अपने कार्य को करते हैं। तो ये अब किसी और के भरोसे तो छोड़ के जा नहीं सकते। तो जो क्रेच होता है इसमें ये आराम से छोड़कर चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, तो शिशु के कपड़ों में यह गला आरामदायक होता है। मतलब जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके लिए कौन-सा गला आरामदायक होता है? तो कार्टर गला हो जाता है, गोल गला हो जाता है, बड़ा गला हो जाता है या चौकोर गला हो जाता है। तो जो बच्चे होते हैं उनको जो है गोल गला सबसे आरामदायक होता है। गोल गला क्या होगा? गोल गले में जो है बच्चा आसानी से कपड़ा पहन लेगा, वो रोएगा नहीं। अगर आप उसको छोटे गले वाला, या जब हम गले के प्रकार को पढ़ेंगे, जब हम टेक्सटाइल पढ़ रहे हैं, टेक्सटाइल में हम गले के कई प्रकार को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे के लिए सबसे आरामदायक कौन-सा होता है? वो होता है गोल गला होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, 1 वर्ष की उम्र में शिशु का वजन जन्म भार का ... गुना हो जाता है। मतलब 1 साल में जो शिशु होता है वो अपने वजन का कितना गुना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है या 5 गुना हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो नवजात शिशु होता है वो 1 वर्ष में अपने वजन का 3 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, माँ-बाप का बच्चों के पालन करने के तरीके में अभिभावकों के नियंत्रण दिखाने का तरीका है। कौन-सा इसमें से तरीका है जो बच्चों पर नियंत्रण दिखाते हैं अभिभावक जो होते हैं? पहला आ जाता है सत्तावादी प्रणाली, दूसरा है पूर्ण प्रणाली, अनु अनुच्छपाक प्रणाली और उपेक्षित प्रणाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो आपका प्राधिकार पूर्ण प्रणाली है, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कोलेस्ट्रम बहुत अच्छा होता है। जो कोलेस्ट्रम होता है वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें बहुतायत पाया जाता है। हमने जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था तो वहाँ पर भी देखा था कि कोलेस्ट्रम में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है, प्रतिजीव पाया जाता है, खनिज पाया जाता है या कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो जो कोलेस्ट्रम होता है उसमें जो प्रतिजीव होता है मतलब जो एंटीबॉडीज होते हैं वो बहुतायत पाए जाते हैं। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि हमने शायद से पहले या दूसरे क्वेश्चन में इसको देखा था। तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि इसमें कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, शिशु में माँ के प्रतिजीवियों से पाई गई निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा ... महीने तक ही होती है। कितने महीने तक होती है? जो नवजात शिशु होता है उसमें माँ के प्रतिजीवियों से पाई गई निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा कितने महीने तक होता है? 2 महीने तक होता है, 3 से 6 महीने तक होता है, 1.5 महीने तक होता है या 1 महीने तक होता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 से 6 महीने तक होता है। क्योंकि आपने देखा होगा पढ़ा भी होगा कि जो नवजात शिशु होता है उसको 6 महीने तक बाहर से कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बोलते हैं कि 6 महीने बाद उसको बाहर से खिलाना-पिलाना शुरू कर देना चाहिए। तो जो उसमें प्रतिजीवियाँ पाई जाती हैं, प्रतिजीवियों से जो पाई गई निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा होती है, वो 3 से 6 महीने तक ही होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, एक शिशु को दूध छुड़ाने का भोजन शुरू करने की सही आयु क्या होती है? तो सही आयु कब होती है? बच्चे को कब शुरू करना चाहिए? आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसका आंसर देख लिया है, तो आपको बताना है कि किस महीने में शुरू करनी चाहिए? 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में या 12 महीने में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 6 माह में शुरू करना चाहिए। 6 माह के बाद बच्चे को थोड़ा-थोड़ा बाहर से खिलाना शुरू कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रम होगा यहाँ पर, कोलेस्ट्रम क्या होता है? फार्मूला दूध होता है, प्रथम स्तन दूध होता है, शारीरिक वसा होता है या फैटी एसिड होता है। तो जो कोलेस्ट्रम होता है, कोलेस्ट्रम जो होता है ये प्रथम स्तन दूध होता है। आपने पहले ही देखा कि जो प्रसव के 2-3 दिन तक गाढ़ा तरल पदार्थ निकलता है वो क्या होता है? वही होता है कोलेस्ट्रम होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, WHO के अनुसार शिशुओं के भोजन के लिए स्तनपान एकमात्र इष्टतम तरीका है। इसे कब तक किया जाना चाहिए? मतलब कि जो नवजात शिशु होता है उसको कब तक स्तनपान करवाना चाहिए? जन्म से 6 माह तक करवाना चाहिए, 6 माह से 1 वर्ष तक करवाना चाहिए, जन्म से 1 वर्ष तक करवाना चाहिए या जन्म से 2 वर्ष तक करवाना चाहिए। तो जो नवजात शिशु होता है उसका जो है आपको पता है, जब वो नवजात शिशु होता है तो उसका जो भोजन होता है वो क्या होता है? सिर्फ़ माँ का दूध ही होता है। तो इसको जो है जन्म से 6 माह तक करवाना चाहिए। उसके बाद ही आपको बाहर का कुछ खिलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से किसके द्वारा केवल स्तनपान वाले शिशु प्रसव अवधि के बाद ही सामान्य विटामिन डी की स्थिति को बनाए रखते हैं? तो विटामिन डी इंजेक्शन, माता की विटामिन डी की स्थिति, पूरक भोजन या विटामिन डी के लिए दवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माता की विटामिन डी की स्थिति के द्वारा केवल शिशुओं के प्रसव अवधि के बाद ही सामान्य विटामिन की स्थिति बनाए रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, स्तनपान नहीं कराना चाहिए जब तक कब? माँ कार्य में व्यस्त हो, माँ सो रही हो, माँ संक्रमण रोग से पीड़ित हो या रात्रि में जब शिशु सो रहा हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो माँ होती है अगर वो किसी संक्रमण रोग से पीड़ित है तब बच्चे को स्तनपान नहीं करवाना चाहिए। अगर माँ कार्य में व्यस्त है, माँ सो रही है या बच्चा सो रहा है तो ये कोई लॉजिक ही नहीं होता है स्तनपान ना करवाने का। अगला क्वेश्चन आ जाता है, शिशुओं की दूध छुड़ाने की प्रक्रिया क्या है? शिशुओं की मतलब दूध छुड़ाने की प्रक्रिया कब करनी चाहिए? स्तनपान छोड़ना और घुटने चलना शुरू कर दे तब छुड़ाना चाहिए, स्तनपान छोड़ना और कम कड़ा भोजन खाना शुरू करे तब करना चाहिए, मुस्कुराना और परिवार के सदस्यों को पहचानना शुरू कर दे तब करना चाहिए या जब वो स्वयं बैठने लगे तब। तो जो शिशु होता है जब वो स्तनपान छोड़े और कम कड़ा भोजन खाना स्टार्ट कर दे तब उसको जो है शिशुओं को दूध पिलाने की प्रक्रिया को छुड़ाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री रंगीय योजना 2 रंगों की बनी होती है। ये क्वेश्चन रंग से आ गया है एक्सटेंशन एजुकेशन से। तो एक क्या होता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री रंगीय योजना होती है एक दूसरे के समीपवर्ती होते हैं, त्रिकोणीय होते हैं, रंग चक्र पर बराबर के अंतराल पर होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो
पूरक कॉम्प्लीमेंट्री रंगीय योजना होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा कि एक दूसरे के विपरीत होते हैं। हमने रंग के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, किसी खाद्य पदार्थ में एक या एक से अधिक आवश्यक पोषक तत्वों को मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो खाद्य पदार्थ होते हैं, अगर उसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्व मिल रहे हैं तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं? फोर्टिफिकेशन बोलेंगे, अनुपूरण मतलब सप्लीमेंटेशन बोलेंगे, संवर्धन बोलेंगे या मिलावट बोलेंगे। तो जब उसमें कई भोज्य पदार्थों में, एक भोज्य पदार्थ में कई पोषक तत्व मिल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं अनुपूरण मतलब सप्लीमेंटेशन बोलते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, स्तनपान शिशु के जन्म से लेकर ... महीने तक करवाना चाहिए। मतलब शिशु को कितने महीने तक स्तनपान करवाना चाहिए। हमने ये क्वेश्चन कई बार डिस्कस कर लिया है, बस क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो बदल रहा है। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, क्वेश्चन वही पूछे जा रहे हैं आपसे। तो स्तनपान शिशु के जन्म से लेकर 6 माह तक करवाना चाहिए। उसके बाद उसे बाहर से कुछ खिलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है, खीस बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें भरपूर प्रोटीन एवं ... होता है। खीस हमने पढ़ा था, खीस क्या होता है? जो कोलेस्ट्रम होता है उसी को हम खीस बोलते हैं। तो खीस बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन और साथ में क्या पाया जाता है? हमने ये दोनों क्वेश्चन देख लिया है, तो इसमें आपको बताना है प्रोटीन, तो इसमें दिया गया है प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। हमने इससे पहले ही क्वेश्चन डिस्कस किया था, शायद तीसरा चौथा या पांचवा कोई भी क्वेश्चन रहा होगा, उसमें हमने प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया था कि जो कोलेस्ट्रम होता है उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। और इसमें प्रोटीन के साथ साथ एक चीज़ और पाया जाता है, वो क्या है? वो है प्रतिरक्षी। तो जो कोलेस्ट्रम होता है वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और साथ में ही प्रतिरक्षी भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, शिशुओं की सामान्य दुग्धपान समस्या है। शिशुओं की सामान्य दुग्धपान समस्या क्या है? कब्ज है, डायरिया है या एलर्जी है, उपरोक्त सभी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। तो जो शिशु होते हैं उनके दुग्धपान की समस्या क्या क्या हो सकती है? कब्ज हो सकता है, डायरिया हो सकता है और एलर्जी भी हो सकती है। तो इन तीनों को हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, मानव दूध के 100 मिलीलीटर में ... ग्राम प्रोटीन होता है। मतलब कि जो मानव दूध होता है उसके 100 मिलीलीटर जो दूध होता है उसमें कितने ग्राम प्रोटीन पाया जाता है? 1.1 ग्राम पाया जाता है, 1.2 ग्राम पाया जाता है, 1.3 ग्राम पाया जाता है या 1.4 ग्राम पाया जाता है। तो जो मानव दूध होता है उसमें 1.2 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, एक शिशु को स्तन्यमोचन भोज्य पदार्थ देने की शुरुआत करने की आयु क्या है? ये क्वेश्चन हम कई बार देख चुके हैं और ये हर बार हमसे अदल बदल के एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इसका ऑप्शन है 3 माह में, 6 माह में, 9 माह में, 12 माह में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक शिशु को स्तन्यमोचन भोज्य पदार्थ देने की जो आयु होती है वो होती है 6 माह होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, बालक के जन्म के पश्चात पहला माँ का दूध जो शिशु उन्मुक्त देता है वह है क्या होता है? वो सीरम होता है, कोलेस्ट्रम होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है या ऑक्सीटोसिन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रम होता है। क्या होता है? कोलेस्ट्रम होता है। तो आपसे ये पहले भी पूछा गया है कि जो माता होती है प्रसव के बाद 2 से 3 दिन माँ के स्तनों से निकलने वाला जो गाढ़ा पीला तरल पदार्थ होता है वो क्या होता है? वो कोलेस्ट्रम होता है। शायद से 10 क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसी एक आंसर से।
अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, धात्री अवस्था में दूध के स्रावण के लिए हार्मोन चाहिए। कौन सा हार्मोन ऐसा होता है जो दूध स्रावण में मदद करता है? थायरॉक्सिन होता है, पेप्सिन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है या रेनिन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। इसका प्रयोग धात्री अवस्था में दूध स्रावण के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? ऑक्सीटोसिन का प्रयोग। अगला क्वेश्चन आ जाता है, जन्म के पश्चात नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन कम हो जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है? जो नवजात शिशु होता है जब वो जन्म लेता है तो आपने देखा होगा पहले सप्ताह में उसके वजन में काफ़ी कमी आ जाती है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर पहला दिया गया है, उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। क्या इस कारण से उसका वजन घटता है? दूसरा है, वह बाह्य वातावरण से सामंजस्य बैठाता है इसलिए उसका वजन घटता है, या वह ज़्यादा सोता है इसलिए उसका वजन घटता है, या उसे स्वास्थ्य की देखभाल पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती है इसलिए उसका वजन घटता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाता है, जो नवजात शिशु होता है वो प्रथम सप्ताह में अपने वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाता है। और आपको पता है जो नवजात शिशु होता है या शैशवावस्था जो होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको समायोजन की अवस्था भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है, एक तो वो अपने तापमान के साथ जो टेम्परेचर होता है उसके साथ समायोजन करता है। दूसरा वह श्वसन करता है, श्वसन से उसका समायोजन होता है। और तीसरा होता है वो चूसना और निगलना स्टार्ट कर देता है। तो जो नवजात शिशु होता है प्रथम सप्ताह में इसलिए उसका वजन घटता है क्योंकि वह अपने बाह्य वातावरण के साथ जो है समायोजन करता है। क्योंकि जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो गर्भ का जो उसका वातावरण होता है और जो बाहर आता है उसका वातावरण, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। तो जब वो अपने बाह्य वातावरण से जो है सामंजस्य स्थापित करेगा तो उसके वजन में कमी आ जाएगी। और लगभग जो ये कमी आती है वो आती है 10% कमी। लेकिन जो चौथा सप्ताह लगता है तो चौथे सप्ताह से शिशु के वजन में फिर से वृद्धि होने लगती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, शिशु के जन्म के पश्चात माँ का पहला दूध जो शिशु को प्रतिरक्षा देता है वह है, क्या होता है वो? सीरम होता है, कोलेस्ट्रम होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है या ऑक्सीटोसिन होता है? ऑक्सीटोसिन को हमने पहले ही पढ़ लिया। तो जो शिशु के जन्म के पश्चात माँ का पहला दूध होता है जो प्रतिरक्षी होता है उसे बोलते हैं कोलेस्ट्रम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से किसमें लौह तत्व नहीं पाया जाता है? साबुत दालों में नहीं पाया जाता है, मांस में नहीं पाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में नहीं पाया जाता है या दूध में नहीं पाया जाता है? आपको पता है कि जो मानव दूध होता है उसमें जो है आयरन नहीं पाया जाता है। तो आयरन जो है बच्चा जब पेट में होता है तभी से आयरन इकट्ठा करना शुरू कर देता है बच्चा। आपने देखा होगा जब एक गर्भवती स्त्री होती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको आयरन की गोलियाँ दिया जाता है। आयरन की कमी उसके शरीर में नहीं होनी चाहिए क्योंकि जब शिशु जन्म लेता है तो वो 6 महीने तक सिर्फ़ माँ के दूध को ही पीता है। तो उसको आयरन कहाँ से मिलेगा? ना तो माँ के दूध में आयरन मिलता है और ना ही वो बाहर से कुछ खा सकता है। ऐसी स्थिति में अगर वो आयरन नहीं लेगा तो उसको दिक्कत होगी ना, तो उसको आपको पता है अगर आयरन नहीं लिया जाता है तो रक्ताल्पता होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो बच्चा होता है तो बच्चे को आयरन की आवश्यकता की पूर्ति कहाँ से होती है? जब जो है बच्चा पेट में होता है तो माँ उसके लिए वहीं पे गठरी बना देती है आयरन की। तो उसकी पूर्ति 6 महीने तक होती रहती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, दूध में क्या कैल्शियम नहीं होता है, लौह नहीं होता है, विटामिन बी नहीं होता है या प्रोटीन नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपने इससे पहले वाले ही क्वेश्चन में देख लिया था कि लौह जो है दूध में नहीं पाया जाता है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो है आपका दूसरा है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका,
कि शुरू होनी चाहिए। विनिंग का मतलब क्या होता है? विनिंग का मतलब होता है शिशु को माँ के दूध से सामान्य आहार देना। वह प्रक्रिया सामान्यतः कब शुरू होनी चाहिए? आपका ऑप्शन है 0 से 4 माह, मतलब कि जन्म से 4 माह, 4 से 6 माह, 6 से 8 माह या 8 से 10 माह। तो आपने देखा कि जो बच्चा होता है उसको कब शुरू करना चाहिए? हमने तो अभी सिंगल-सिंगल देखा, जैसे 4 माह हो गया, 6 माह हो गया, 8 माह हो गया, 12 माह हो गया, लेकिन यहाँ पे 2-2 दिया गया है। अब 0 से 4 माह तो हो नहीं सकता और 6 से 8 माह हम बोल नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4 से 6 माह हो जाएगा। और विनिंग का क्या मतलब होता है? तो विनिंग का वही मतलब होता है शिशु को माँ के दूध के साथ जो अन्य तरल आहार हो गया, थोड़ी बहुत जो है उसको बाहर की चीज़ें जो खिलाई जाती हैं वही होता है विनिंग। तो ये कब शुरू होना चाहिए? ये 4 से 6 माह में शुरू होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है, शिशु को ठोस आहार देना प्रारंभ करने की प्रक्रिया को कहते हैं। जो शिशु होता है उसको जब ठोस आहार देना प्रारंभ करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आहार आयोजन बोला जाता है, पूरक आहार बोला जाता है, संतुलित आहार बोला जाता है या मिला-जुला आहार बोला जाता है। तो जो शिशु होता है, शिशु को ठोस आहार देने प्रारंभ करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम बोलते हैं पूरक आहार। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है। इसमें से कौन-सा ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है? मसली हुई सब्जी, मसले हुए फल, उबला हुआ अंडा या जल। तो जो ये जल होता है, ये जल आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जल ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं होता है। शिशु को दूध के अतिरिक्त दिए जाने वाले भोज्य पदार्थों को ही हम क्या कहते हैं? पूरक भोज्य पदार्थ कहा जाता है। इसमें क्या-क्या आ सकता है? जैसे मसली हुई सब्जी हो गई, मसले हुए फल हो गए, उबला हुआ अंडा हो गया, सूजी का खीर हो गया, पका हुआ दलिया हो गया। ये सब किसमें आते हैं? ये सब ठोस पूरक भोज्य पदार्थ में आते हैं। और ये शुरू कब किया जाता है? तो आपने पहले ही देखा, जो 4 से 6 माह या 4 से 5 माह बोल सकते हैं। अगर आपसे कहीं डायरेक्ट 5 माह, 6 माह ऐसे पूछा जाता है तो आपको बताना है 6 माह में, ठीक? अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, शिशुओं को पूरक आहार देना प्रारंभ करना चाहिए। जो शिशु होते हैं उसको पूरक आहार देना कब शुरू करना चाहिए? और पूरक आहार क्या होता है? जब उसे ठोस आहार देने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं तो वही हो जाता है पूरक आहार। और इसे कब देना चाहिए? 3 माह की उम्र में देना चाहिए, 5 माह की उम्र में देना चाहिए, 4 माह की उम्र में देना चाहिए, सीमा की आयु नहीं, ये 6 माह है, 6 माह की उम्र में देना चाहिए। तो आपको पता है अगर यहाँ पर 6 माह दिया गया है, इसका मतलब आंसर आपका यही सही हो जाएगा। कब शुरू करना चाहिए? 6 माह की उम्र में शुरू करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, सर्वोत्तम महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है क्या? सर्वोत्तम महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है क्या? अशोधित मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल मृत्यु दर। ये जो होता है बाल मृत्यु दर, आपको बताना है कितने वर्ष तक लिया जाता है। जो बाल मृत्यु दर लिया जाता है वो कितने वर्ष तक लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, बालक का अपने पालनकर्ता से संबंध मुख्य निर्धारक माना जाता है। बालक संज्ञानात्मक विकास का, वृद्धि और एवं विकास का, स्वभाव का या संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास। मतलब बालक का अपने पालनकर्ता से संबंध मुख्य निर्धारक माना जाता है बालक के संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास का। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, किसके दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ वसा निकाल दी जाए तो वह माँ के दूध जैसा हो जाएगा?
गाय के दूध में, भैंस के दूध में, याक के दूध में या बकरी के दूध में? तो आपको पता है कि गाय के दूध में, अगर गाय के दूध से वसा निकाल लिया जाए और थोड़ी चीनी डाल दिया जाए तो वह दूध किसके बराबर हो जाता है? वह दूध माँ के दूध के बराबर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, बच्चों में बिस्तर गीला करने की आदत निम्न का नतीजा हो सकता है। बच्चे में जो बिस्तर गीला करने की आदत होती है वो किस कारण हो सकती है? क्या खराब स्वास्थ्य के कारण हो सकता है, या मनोभावनात्मक असुरक्षा के कारण हो सकता है, या अपर्याप्त प्रशिक्षण के द्वारा हो सकता है, या इनमें से सभी, उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसके सही आंसर को आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका हर एक बंदे का मुझे इसमें जो है इसका आंसर चाहिए। हर किसी को इसका आंसर देना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन आपको यहाँ इसके आंसर को देना है। काफ़ी लोग आंसर देते हैं, लेकिन काफ़ी लोग नहीं, बहुत कम लोग आंसर देते हैं, लेकिन तब भी अब कुछ लोग आंसर देना शुरू कर दिए हैं। तो आप लोग आंसर ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बीच-बीच में कभी-कभी 1 से 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आज ये थे हमारे पूरे 53 क्वेश्चन। तो ये हमने पूरा 53 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। जो आपकी कल की क्लास होगी उसको आप लोग मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कल हम देखेंगे टीकाकरण से संबंधित सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी बने हैं अभी तक, मतलब आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी लेवल पर। तो हम उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं, और आपको पता है कि ये टीकाकरण कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और कन्फ्यूज़न भी आपको भर-भर के होता है। तो क्वेश्चन भी यहाँ से भर-भर के आते हैं, और जो है आपको कन्फ्यूज़न भी यहाँ से भर-भर के होता है। तो कल की क्लास मत मिस कीजिएगा। कल हम जो है पूरा जो है आपका जो भी टीकाकरण से जितना क्वेश्चन बन सकता है वहाँ से हम पूरा ले लेंगे, सारा क्वेश्चन आपका उठाएँगे। तो चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी, हेल्पफुल है या नहीं है, ये सेशन आपको कैसा लगता है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।